नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कर्मभूमि चरित्र चित्रण अथवा पात्र योजना भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उपन्यास को प्रेमचंद ने मानव चरित्र का चित्र कहा है। इसका कारण ये है कि उपन्यास के अंदर मानव जीवन के विविध पक्षों को उपन्यासकार आद्यंत अपनी क्षमता अनुसार अभिव्यक्त करता है। प्रेमचंद का स्वयं का जीवन अधिकांशतः गांव में व्यतीत हुआ था, इसलिए उनके उपन्यासों में हमें अधिकांशतः कृषक, श्रमिक, मजदूर, महाजन, जुआरी लोग, मध्यप, युवतियां, वृद्धाएं, ये सब दिखाई देते हैं। इनकी समस्याएं और उन समस्याओं से जूझता उनका जीवन और उससे प्रेमचंद कहाँ तक सहमत हैं या उन समस्याओं का क्या समाधान दे सकते हैं, ये सब उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों को पढ़कर हम सहजता से समझ सकते हैं। इनके पात्र इतने यथार्थ हैं कि ये हमें अपने आसपास के परिचित प्राणी लगते हैं। पात्र किसे कहते हैं? पात्र दो प्रकार के होते हैं, प्रमुख पात्र और गौण पात्र। प्रमुख पात्र उपन्यास के वो नायक या नायिकाएं होती हैं जो कथा में आद्यंत विद्यमान होती हैं। सारी घटनाएं इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। समस्याएं इनके चारों ओर होती हैं। ये अपनी जीवट से, अपने कर्म से, अपनी बहादुरी से उन समस्याओं को पार करते हैं, कठिनाइयों को पार करते हैं और अंत में फल के भोक्ता होते हैं। ये जो प्रमुख पात्र हैं, जब कहानी में कोई निर्णय लेने की स्थिति आती है तो ये पात्र निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। अन्य पात्रों की तुलना में इन पात्रों को बाधाओं का सामना भी ज्यादा करना पड़ता है। कह सकते हैं कि कथानक को प्रभावित करने के लिए और विकसित करने के लिए प्रमुख पात्रों का अपना एक विशेष योगदान रहता है। अपने पिछले वक्तव्य में हमने कर्मभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र अमरकांत के विषय में विस्तार से बातचीत की थी। हमने जाना था कि अमरकांत न केवल कर्मभूमि का केंद्रीय प्रमुख पात्र है, आद्यंत कथा में विद्यमान रहता है, समरकांत का इकलौता पुत्र है, किंतु अपने पिता की विचारधारा से कहीं पर भी उसका मेल नहीं है। वो उनकी दुकान पे नहीं बैठना चाहता, उनके व्यापार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और आंदोलनों में भाग लेता है। सभी घटनाओं में उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। अगर उसका व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है तो पत्नी होते हुए भी सकीना और बाद में मुन्नी के साथ प्रेम भावना रखने के कारण हमें उसके चरित्र में दुर्बलता भी दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं उसके न्यायोचित व्यवहार से मेल नहीं खाती। स्वाभिमानी है, सादा जीवन जीने में विश्वास रखता है, ईमानदार है और इसके साथ ही उसमें स्पर्धा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आज के वक्तव्य में हम अमरकांत के अतिरिक्त इस उपन्यास में आए अन्य पात्रों के विषय में जानेंगे। अन्य पात्र जो प्रमुख रूप से हमारे सामने इस उपन्यास में आए हैं वो हैं समरकांत। समरकांत के अगर हम चरित्र की विशेषताओं को देखें
तो वो शहर के सनाड्य व्यापारी हैं। शिक्षा को धन और समय का अपव्यय मानते हैं। संतान के प्रति उनमें एक मोह की भावना है और संकुचित सांप्रदायिक मनोवृत्ति से ग्रसित हैं। विस्तार में देखते हैं। समरकांत शहर के सनाड्य माने हुए प्रसिद्ध व्यापारी हैं। धनोपार्जन में कुशल हैं और इसलिए पिता की हल्दी की छोटी सी आड़त को बढ़ाकर गुड़, चावल और लेन देन तक विकसित कर लेते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए उन्हें जो रास्ता ठीक लगता है, साम दाम दंड भेद से वो उसे अपनाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। समरकांत का इकलौता पुत्र अमरकांत है, किंतु अमरकांत की विचारधारा समरकांत से मेल नहीं खाती। बचपन में ही अमरकांत की माता का देहांत हो जाता है, इसलिए उसके पिता समरकांत अपने मित्रों के कहने पर पुनर्विवाह कर लेते हैं। विडंबना होती है कि उनकी पत्नी पुत्री के जन्म के समय स्वर्ग सिधा जाती हैं। समरकांत क्योंकि अपने व्यापार पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शिक्षा धन और समय दोनों का अपव्यय है और शिक्षा का उतना ही महत्व है कि व्यक्ति खाता रख सके, तार पढ़ लिख सके और इतने को ही वो पर्याप्त मानते हैं। अपनी विचारधारा के अनुसार वो अपने पुत्र को भी इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं मानते और इसी उद्देश्य के लिए वो समय पर उसकी फीस भी नहीं देते हैं, जिससे अमरकांत को कभी-कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में लज्जित होना पड़ता है। अमरकांत को राजनीति में भाग लेना अच्छा लगता था। वो समाज सेवा करना चाहता था, किंतु उसके पिता समरकांत उसको ना राजनीति में जाना देना चाहते हैं, ना उसकी समाज सेवा से वो खुश रहते हैं और उसका शिक्षा भी बहुत अधिक लेना उन्हें पसंद नहीं था। इसके विपरीत वो चाहते हैं कि अमरकांत उनके व्यापार में उनका सहयोग करें। समरकांत अत्यंत कठोर, रुक्ष प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, वो किसी भी दूसरे व्यक्तित्व को अपने सामने खड़ा नहीं देख सकते। अपना विरोध उनके लिए असहनीय हो जाता है। इतना ही नहीं, समरकांत अमरकांत के कांग्रेस की सदस्यता लेने पर इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि अमरकांत उनका इकलौता पुत्र है और वो उसे घर छोड़कर बाहर जाने के लिए कह देते हैं। अमरकांत स्वाभिमानी है, पिता के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है और अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी बहन नैना के साथ घर छोड़कर चला जाता है। समरकांत अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने कठोर व्यवहार के अनुसार वो पुत्री, पुत्रवधू, पोते के घर छोड़कर जाने पर विचलित नहीं होते, रोते नहीं हैं, उन्हें मनाते नहीं हैं, किंतु फिर भी उनमें अपनी संतान के प्रति मोह जीवित रहता है। अमर के शहर छोड़ने से पूर्व सलीम के कहने पर वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। गांव जाकर
सलीम से मिलते हैं और अमरकांत को, जो जेल में है, ये कोशिश करते हैं कि उसे अच्छा दर्जा वहां पर प्राप्त हो। उन्हीं के प्रयासों से जेल में बंद सभी कैदी जो आंदोलन में समय समय पर अमरकांत का साथ दे रहे थे, मुक्त हो जाते हैं और समझौतावादी नीति को अपनाते हैं। इस प्रकार से कर्मभूमि में अंत में एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में ये सभी पात्र सफल रहते हैं। उपन्यास में समरकांत कहीं कहीं आदर्श का मुखौटा पहने दिखाई देते हैं। बहुत संकुचित सांप्रदायिक मनोवृत्ति के स्वामी हैं और सहजता से अपनी इस मनोवृत्ति से अलग नहीं हो पाते। शहर में ठाकुरद्वारे का निर्माण कराते हैं, किंतु छुआछूत इत्यादि को मानने के कारण वो हरिजनों के प्रवेश को वहां निषेध करा देते हैं। इसी प्रकार से वे आत्मानंद पुजारी को उन हरिजनों पर बल का प्रयोग करने के लिए उकसाते हैं जो मंदिर में प्रवेश कर ईश्वर का आशीष पाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो हरिजनों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को रोकने के लिए भीड़ पर गोली चलवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। स्वयं को गिरफ्तार कराते हैं और अंत में अपनी ट्रस्टीशिप का अवलंब लेकर उग्र मजदूरों को शांत भी करा देते हैं। इस प्रकार से उनके चरित्र में हमें दो विरोधी प्रवृत्तियों को हम देखते हैं कि जहां वो अछूतों द्वारा आंदोलन किए जाने पर गोलियां चलवाते हैं, वहीं उग्र मजदूरों को शांत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उपन्यास की अन्य पात्र सुगदा है। सुगदा भोग विलास की अभ्यस्त सनाड्य परिवार में पली युवती है। अमरकांत की पत्नी है, स्वाभिमानिनी है। बड़ों के प्रति उसके अंदर एक सम्मान की भावना है। निर्धनों से उसे पूर्ण सहानुभूति है। अमरकांत की पत्नी सुगदा का व्यक्तित्व अपने पति से बिल्कुल विपरीत है। जहां अमरकांत सादा, सरल, उच्च विचारों वाला जीवन जीने का अभ्यस्त है, अपने कमरे में चरखा चलाता है, वहीं एक धनाढ्य परिवार में जन्मी सुगदा भोग विलास की अभ्यस्त युवती के रूप में हमारे सामने आती है। समरकांत के भवन में उसका कमरा ना केवल भव्य है, सुविधापूर्ण है और उसकी साज सज्जा को देखकर ऐसा लगता है कि सुगदा सुरुचि संपन्न युवती है। उसके पास अपने निजी व्यय के लिए भी पर्याप्त धनराशि रहती है। समरकांत की तरह सुगदा को भी वैभव से, ऐश्वर्य से, धन से प्रेम है, किंतु समरकांत की लोभी प्रवृत्ति उसे पसंद नहीं है। अमरकांत का आंदोलनों के लिए, लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर रहना,
गृहस्थी में विशेष रुचि ना रखना और पिता के व्यापार से अलग थलग होना सुगदा को रुचिकर नहीं लगता। वो उसे समझाती है कि अब तुम ना केवल विवाहित हो, एक बेटे के पिता भी हो, इसलिए तुम्हें अपने पिता समरकांत के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके कहने पर, समझाने पर अमरकांत अपने पिता के व्यापार में बैठने के लिए राजी हो जाता है। सुगदा में शांति नहीं है। अगर हम उसके पूरे व्यक्तित्व को देखें तो शांति के स्थान पर उसके अंदर तेजस्विता हमें दिखाई देती है। वो कोमल नहीं है, कठोर है, अपने निर्णय ले सकती है, पूरी दृढ़ता के साथ वो उचित अनुचित के मध्य भेद कर पाती है। भावुकता है, पर इतनी भी नहीं कि वो अपनी व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग ना करे। सुगदा स्वाभिमानिनी है। समरकांत का मात्र 80 रुपए के लिए पति अमरकांत को प्रताड़ित करना सुगदा को आक्रोश से भर देता है। और जब अमरकांत ये निर्णय लेते हैं कि वो समरकांत के साथ अब नहीं रह सकते, तब सुगदा चाहती तो बड़े आराम से अपने ससुर के घर में ऐशो आराम में रह सकती थी, किंतु वो अपने पति के साथ जाने का निर्णय लेती है। अमरकांत को वो शिक्षा के लिए भी प्रेरित करती है और इसके लिए वो कहती है कि यदि पिताजी इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि समरकांत शिक्षा को समय और धन का अपव्यय समझते हैं, तो तुम मेरी घर में जाकर पढ़ सकते हो। पर जब अमरकांत उसे समझाता है कि शिक्षा हो या कोई और चीज, मैं किसी के रहमो करम पर उसे प्राप्त करना नहीं चाहता, तो वो उसे समझती है। अमरकांत के घर से अलग होने पर वो मायके नहीं जाती, ससुराल में नहीं रहती, अपितु उसके साथ छोटे से घर में रहती है। अपने पति को सहयोग देने के लिए सुगदा 50 रुपए की नौकरी करती है, किंतु यही सुगदा जो पल पल अपने पति का साथ दे रही है, जब अमरकांत पलायन करके रैदासों के गांव में चला जाता है और उसे अपनी राजी खुशी का पत्र नहीं लिखता, तो वो क्षुब्ध हो जाती है और अपना आक्रोश वो इस तरह से जाहिर करती है कि वो स्वयं भी आगे बढ़कर पत्र लिखकर उसका कुशल क्षेम नहीं पूछती। सकीना के अमरकांत के पास जाने के लिए कहने पर वह बड़ी दृढ़ता के साथ उसे बताती है, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं ऐसे कमीने आदमी की खुशामद नहीं कर सकती। मैं औरत हूं और औरत का दिल इतना कड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी खुशामद तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुगदा पति और पत्नी के मध्य एक समभाव की पक्षधर है। उसे लगता है कि अगर दुख में मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं, तो अगर उन्हें कोई दिक्कत है, अगर वो कहीं गए हैं, तो उस बात को भी उन्हें मुझे बताना चाहिए। मैं आगे बढ़कर उनको नहीं कुछ पूछूंगी। दूसरा, वो जानती है कि विवाहित होने के उपरांत भी अमरकांत सकीना से प्रेम करते हैं और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती
और वो इसीलिए कह रही है यहाँ पर कि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सुगदा स्वाभिमानी होने के साथ साथ बड़ों के प्रति पूरा सम्मान भाव अपने हृदय में रखती है। वृद्धा पठानिन, जिसे समरकांत हर महीने 5 रुपए दिया करते थे, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। समरकांत की रुग्णावस्था की सूचना पाकर वो रोज उनसे मिलने जाती है, उनके खाने पीने का प्रबंध करती है। किंतु जब समरकांत पति को निकालते हैं तब उनका साथ नहीं देती। कहने का मतलब ये है कि वो अपने पुत्र वधू होने का पूरा फर्ज निभाती है, किंतु अपने पति के सहयोग के लिए उनके पक्ष में भी खड़ी हमें दिखाई देती है। अमरकांत के पलायन का मूल सकीना के प्रति अमरकांत की आसक्ति थी। ये बात सुगदा को पता है। सुगदा उससे किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखती, अपितु वो सकीना को अपने से ज्यादा दुखी मानती है। और जब पठानिन उसे बताती है कि सकीना बीमार है, तब ये समाचार पाकर वो नैना के साथ उसके घर जाती है, उसका हालचाल पूछती है। सुगदा कहती है, मैं इससे सहानुभूति करने आई थी, पर यहां से परास्त होकर जा रही हूं। इसके विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। इस छोकरी में वे सभी गुण हैं जो पुरुषों को आकृष्ट करते हैं। वे आगे कहती है, मेरे हृदय में कभी इतनी श्रद्धा ना हुई। मैंने उनसे हंसकर बोलने, हास परिहास करने और अपने रूप और यौवन के प्रदर्शन में ही अपने कर्तव्य का अंत समझ लिया। ना कभी प्रेम किया, ना प्रेम पाया। मैंने बरसों में जो कुछ ना पाया, वह इसने घंटों में पा लिया। यहां आकर सुगदा को ये अनुभूति होती है कि प्रेम क्या है। प्रेम केवल हंसना, बोलना या पति पत्नी के मध्य का रागात्मक संबंध ही नहीं है। प्रेम का अर्थ उस विचारधारा को समझना भी है जो इस कृति में अमरकांत और सकीना के मध्य हमें दिखाई दे रहा है। निर्धनों के कष्ट से सुगदा द्रवित हो जाती है और ये उसकी सहानुभूति का ही, उसके प्रयासों का ही परिणाम था कि हरिजनों को ठाकुर द्वारे में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। उपन्यास में कालांतर में हम देखते हैं कि जो सुगदा धन, वैभव, ऐश्वर्य में पली बड़ी थी, वो बाद में सामाजिक कार्यों में उतनी ही सक्रियता से भाग लेने लगती है और इसी कारण जेल जाती है। जो रमणी, जो युवती भोग विलास पर अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाती थी, वो कथान तक आते आते सेवा और त्याग की मूर्ति बन जाती है। कर्मभूमि उपन्यास के गौण पात्रों को अगर हम देखें तो इन गौण पात्रों में सलीम, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, नैना, पठानिन और मुन्नी, इन्हें लिया जा सकता है। सलीम स्कूली जीवन से अमर का दोस्त है, संपन्न घराने का है और जब कभी अमर समय पर अपने स्कूल की फीस नहीं दे पाता था,
तब वो उसकी फीस को जमा करा देता है, जिससे उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। सलीम शेरो शायरी, गजल इत्यादि लिखता है, पर विडंबना ये है कि उसकी इस शेरो शायरी को अमर के अलावा और कोई पसंद नहीं करता। सामान्य स्तर का विद्यार्थी है, किंतु अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से वह आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी अफसर बन जाता है। सलीम के व्यक्तित्व की ये विशेषता ही कही जाएगी कि आईएएस अफसर बनने के बाद भी वो अमरकांत का हित चिंतक बना रहता है। अमरकांत और सकीना के प्रेम से अवगत होता है, किंतु वो ये भी जानता है कि सकीना से प्रेम करने के लिए, उसे विवाह करने के लिए अमरकांत का मुस्लिम धर्म अपनाने की बात करना अनुचित है और इसलिए वो उसको समझाता है। अमरकांत के कहने पर सकीना द्वारा निर्मित टोपड़ियों, रुमालों, चिकन के कामों को न केवल खुद खरीदता है अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों को भी वो लेने के लिए उत्साहित करता है। अपनी नियुक्ति रैदासों के गांव में करा लेता है, जहां पर अमर था, और सरकारी नियमों का कठोरता से पालन करते हुए शुरू में रैदासों और कृषकों के प्रति कठोर व्यवहार रखता है, किंतु बाद में वो धीरे धीरे ये बात जानने लगता है कि कृषक किस प्रकार से मजबूर हैं, और फिर बाद में वो अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड़ देता है और अमरकांत के साथ आंदोलनों में भाग लेने लगता है। नौकरी से इस्तीफा देकर वह उन्हीं निर्धनों की मदद करता है जिनके प्रति पहले वह कठोरता का व्यवहार करता था। सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट देने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सकीना से निकाह कर वह उसे और पठानिन को भी देशभक्ति की राह में आगे लेकर आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस उपन्यास में प्रमुख और गौण पात्र अपने अपने समय पर कथा में उपस्थित होकर कथानक को विकसित करते हैं और अपनी विशेषताओं से उसे सुंदर बनाते हैं। अगले वक्तव्य में हम गौण पात्रों पर और अधिक विस्तार से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।